गोवा की राजनीति पल पल बदल रही है। वहाँ अभी तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के सामने कई अलग तरीके की चुनौतियां हैं। एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस ने अपना दावा रख दिया और काफ़ी तैयारियों के साथ सामने आई, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मजबूत पकड़ के चलते, अपने जो वायदों के चलते काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से ज़्यादा, स्थानीय नेतृत्व होने से ज़्यादा इस समय चुनाव की जो डोर है वो एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है भारतीय राजनीति की। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जो इस समय गोवा के में हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को संभाले हुए हैं। हमारे साथ हैं। बहुत बहुत आभार देवेंद्र जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। बहुत आभार आपका। तो अभी के हालात में क्या स्थितियां हैं, किस तरीके की चीजें बन रही हैं? स्थितियां तो ठीक है जी जी। मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू, मतलब हम ले लेंगे, मेजोरिटी ला लेंगे। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपके साथ कितना सहयोगी दलों का क्या रहेगा? इस बार तो हमारे साथ कोई सहयोगी नहीं है। बीजेपी 40 सीटें पूरी अपने बलबूते पर लड़ रही है। और मुझे लगता है कि अभी क्या हो गया है कि एक सिंगुलर पोल के रूप में बीजेपी यहाँ पर है जी। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग, कांग्रेस हमारे खिलाफ है, इससे फाइट हो रही है जी। कुछ जगह हमारी फाइट ये तृणमूल से हो रही है, कुछ जगह आप से हो रही है और कुछ जगह एमजीपी से हो रही है जी। एक जगह गोवा फॉरवर्ड से हो रही है। तो हम सब जगह प्रेजेंट है, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी 40 सीट पे, जैसा कि वो तो मुझे पता है, अंदाजा है, लेकिन ये जो अगर जैसे कि बातचीत होती है कि आफ्टर पोल अलायंस वाली स्थितियां बनती हैं, तो फिर कहाँ कैसे संभावनाएं हैं, क्या बनेंगी, क्या करेंगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक गोवा का सवाल है ना, तो आप पोस्ट पोल सिनारियो के बारे में अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। जी जी। हाँ, छोटी असेंबली है। हाँ 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 जी। बट एज ऑफ नाउ हम इसलिए भी उसका विचार नहीं कर रहे हैं कि हमको जो परिस्थितियां दिख रही है उसमें मुझे लगता नहीं है कि हमको मतलब कोई जरूरत पड़ेगी ज्यादा किसी की। जी जी। हाँ। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बाहरी रूप से प्रचार किया जा रहा है और हो रहा है, कांग्रेस तो खैर उसमें नहीं बहुत ज्यादा नजर आ रही थी शुरुआती दौर में, अब थी भी, तो ये तृणमूल कांग्रेस अपने आप को बहुत आगे दिखा रही थी। इसके पीछे उसका आधार क्या आप मानते हैं? और फिर आप लोगों ने, जैसा कि आपने पहले भी कहा गई कि तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके पीछे आधार क्या आप मानते हैं? नहीं, देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने ओरिजिनली यहाँ आकर एक बहुत बड़ी उनके प्रचार की हाइप क्रिएट की। बड़ा कैंपेन यहाँ पर, मतलब ये था कि गोवा में अगर 100 होर्डिंग है उसमें से 75 होर्डिंग पे तृणमूल कांग्रेस दिखती थी। और फिर उन्होंने एक बड़ा बार्गेनिंग शुरू किया, बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पार्टी में लेने का प्रयास किया, कुछ लोगों को लिया भी पार्टी में। तो एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि तृणमूल इज कॉलिंग द शॉट्स, ऐसी एक परिस्थिति हुई थी। लेकिन उतने ही तेजी से वो नीचे आए। और उसका एक मेन कारण यह है कि देखिए, तृणमूल की पॉलिटिक्स ये जो है ना, इसमें विशेष रूप से यहाँ पर लोगों ने जो ये बंगाल का चुनाव है, उस चुनाव के बाद जो वायलेंस है वो देखा लोगों ने। और गोवा में कोई कम्युनिटी वायलेंस नहीं चाहती है। मतलब गोवा वैसे एक पीसफुल जगह है। और विशेष रूप से उस वायलेंस में जिस प्रकार से हिंदूज को टारगेट किया गया और ममता दीदी बिल्कुल चुप बैठी और उन्होंने लोगों को मरने दिया, तो इससे भी एक रिजेंटमेंट उनके बारे में गोवा में तैयार हुआ जी। और उसके चलते जिस स्पीड से वो ऊपर गए थे, उसी स्पीड से तृणमूल कांग्रेस नीचे आई। और इसका थोड़ा खामियाजा जो एमजी पार्टी है, एमजी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एमजी पार्टी
ने तृणमूल के साथ एक समझौता किया जी और एमजी पार्टी ये एक मार्जिनली राइट विंग पार्टी मानी जाती है। जी जी जी, वो तो पहले तो आपके वो हाँ था हाँ थी। हाँ, तो इसलिए उनके भी वोटर को ऐसा लगता है कि इन्होंने तृणमूल के साथ नहीं जाना चाहिए था, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जिस तेजी से तृणमूल ऊपर गया था उस तेजी से वो नीचे आया है। तृणमूल का आधार आप क्या मानते थे? मतलब उनको उनको जाने की, वहां जाने की हिम्मत और वहां जाने का क्या देखिए ये था कि मात्रात्मक सत्ता की वजह से ज्यादा था या देखिए गोवा का दो कल्चर? दो चीजें मुझे लगती है कि तृणमूल और आप ये दोनों को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए है। हम्म तो उस एज ए नेशनल पार्टी उनको सारा रिकॉग्निशन मिले, हम्म इस दृष्टि से इन दोनों का प्रयास है कि छोटे राज्यों में एंट्री हम्म, थोड़ी आसान होती है, पैसा हाँ पानी खर्चा करते हैं और हम्म वो करके अगर उनको एक तो वोट्स मिलेंगे तो हाँ नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन भी हो जाएगा और हम्म साथ साथ वो दोनों उस स्पॉट को ढूंढ रहे हैं कि जो कांग्रेस ने वैक्यूम तैयार किया है। हम्म तो वो दोनों चाहते हैं कि कांग्रेस की वैक्यूम को वो फील करे और दुनिया के सामने या देश के सामने वो बताए कि अब कांग्रेस नहीं बची। इफ देर इज अपोजिशन पार्टी फॉर बीजेपी इट इज तृणमूल। ऐसा तृणमूल को लगता है और आपको दिखाना है कि आप पार्टी है वो। हम्म। आपने कांग्रेस का जिक्र किया। पिछली बार कांग्रेस तो आपसे ज्यादा सीटें लेके आई थी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। इस बार कांग्रेस की ऐसी क्या स्थिति है जो उससे ज्यादा चर्चा तृणमूल और आपकी हो रही है? ये पहली बात तो ये है कि पिछले बार का जो चुनाव है हम्म उसमें सबसे ज्यादा वोट ये बीजेपी को मिले, हम्म। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हाँ और सरकार बीजेपी की बनी। जी जी। तो ये बड़ा एक अलग उलटफेर ये हम्म हमको गोवा में देखने को मिला। हम्म। लेकिन इस बार भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस को अच्छा। लोगों ने थोड़ा डिजर्ट किया है, छोड़ा हम्म है। ये हम्म। मैं मानता हूँ कि आज भी कांग्रेस का बेस गोवा में पक्का है। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस अभी भी मजबूत है, तो कांग्रेस को रूल आउट नहीं किया जा सकता है एज अ पार्टी। लेकिन कांग्रेस कमजोर हुई है, ये भी उतना ही सत्य है। और हम्म उनके कई लीडर्स ये तृणमूल में आप में जाने के कारण हम्म उनके पास बहुत क्रेडिबल कैंडिडेट्स नहीं है। तो हम्म। अब उनके क्या हो गए कि उनके बड़े बड़े लोग तृणमूल में या आप में जाने के कारण जी। थोड़ा उन पार्टियों की चर्चा कांग्रेस से ज्यादा हुई। अच्छा। अब ये एक सवाल उठता है कि कांग्रेस को तो आप अभी कह रहे हैं कि बिल्कुल किनारे है या कुछ एक सीटों पर ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी वहां पर काफी उभर करके सामने आ रही है और उसके कुछ ख्वाब से, उसके कुछ वायदे से लोग काफी जुड़ रहे हैं। तो क्या वहां पर भी बिजली पानी का जो वायदा हो रहा है उससे कोई इम्पैक्ट हो रहा है, और हो रहा है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है? तो देखिए हम लोगों ने तो लोगों को यही कहा कि भाई ये चाहे वो आप हो तृणमूल हो, हाँ ये वायदे जो कर रहे हैं हाँ। इनको पता है कि वो पूरे नहीं करने इनको, क्योंकि चुनकर नहीं आने वाले। तो हम्म जो चुनकर नहीं आने वाले वो कुछ भी वायदे कर सकते हैं। हम तो चुनकर आने वाले लोग हैं हाँ और ये जो वायदे करते हैं इन्होंने अपने राज्यों में उसको थोड़ी पूरा किया है। हाँ। अपने राज्यों में तो उसको मार्जिनली किया है, पार्शियली किया है। हम्म अभी उनके राज्यों में तो उसके बारे में लोगों का काफी चिल्लाहट है। तो हम्म यहाँ आकर वो किस प्रकार से ये सारी चीजें करने वाले हैं। हम्म और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो हमने कई चीजें तो पहले कर दी। जैसे गोवा पहला राज्य था जहाँ विधवा पेंशन शुरू हो गई, जहाँ पर महिला पेंशन शुरू हो गई, जहाँ पर बुजुर्गों के लिए पेंशन शुरू हो गई, जहाँ पर हेल्थ स्कीम शुरू हो गई, जहाँ पर पीने के पानी को एक लिमिट तक फ्री कर दिया। तो ये हम्म सारी चीजें तो गोवा में पहले बीजेपी की सरकार ने की हुई है। तो हम्म इसलिए हमने ये कहा कि ये लोग झूठे वायदे कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो हम्म। मुझे लगता है कि लोग भी वो उस बात को समझते हैं, तो उसका कोई बहुत ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बातचीत की है, भारतीय जनता पार्टी भी बाद में पीछे उसके आई है कि हाँ हम भी करेंगे, लेकिन क्या इन वायदों से, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये सुविधा दे रखी है लोगों को 200 यूनिट की, तो क्या उस पर भी कुछ लोग खिंचेंगे नहीं मधुमक्खी की तरीके से? देखिए हमने दिल्ली के उनके वायदे को एक्सपोज किया हाँ और वो इस प्रकार से एक्सपोज किया कि आपको भी पता होगा बीच में दिल्ली में बड़े पैमाने पर ये ट्रेंड हुआ
कि भैया भले मुफ्त मत दो लेकिन बिजली दो, हम्म, क्योंकि 6-6 बार 5-5 बार लोड शेडिंग हो रहा है, हम्म, कई जगह पर हो रहा है। हम्म, दूसरा, 200 यूनिट से हम्म, 1 यूनिट ज्यादा हुआ तो पूरा बिल लग रहा है। हम्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो इन्होंने दे दिया, लेकिन इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं हम्म, उसको तो ये लोगों ने सब्सिडी देना करीब करीब बंद किया है। हम्म, तो अभी वो लोग तो अपने डेट्स में उसको दिखा रही है कि हाँ, आज नहीं कल जो हमारा रेगुलेटर है वहाँ का दिल्ली का, हम्म, ये सारा पैसा जो लोग पे करने वाले हैं उनके जेबों से वसूल करेगा, क्योंकि अभी कानून में वो रूल है हम्म, कि आपको कहीं ना कहीं से तो वसूल करना ही पड़ेगा। हम्म, तो इसलिए ये सारा केवल चुनावी इस प्रकार का वादा है, ये हमने लोगों के सामने लाया है। ये हमने लोगों को ये कहा है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हम्म, तो ये मोहल्ला क्लिनिक जब पैंडेमिक आया तब कहाँ थे? ये तो करीब 300 क्लिनिक तो बंद थे। हम्म, और मोहल्ला क्लिनिक के लिमिटेशन ये पैंडेमिक में दिखाई पड़े। ये तो छोटे हैजा वैजा, ये बुखार उखार, इसके लिए तो ठीक है, और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली ये हाफ स्टेट है, गोवा ये फुल स्टेट है। दिल्ली में पुलिस का सैलरी उनको नहीं करनी पड़ती है, खेती किसानी ज्यादा नहीं है, और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है, सीपीडब्ल्यूडी तैयार करती है। तो उनके पास आज एक प्रकार से पैसा है, क्योंकि उनको एनसीआर के कारण पैसा भी मिलता है। लेकिन वो स्थिति गोवा की थोड़ी है, गोवा को तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन गोवा फुल फुल स्टेट है, और फुल स्टेट होने की वजह से उसके पास संसाधन भी अपने काफी होते हैं, और इसी लिहाज से उन्होंने खास तौर से महिलाओं को आकर्षित करने की अपनी योजना बनाई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की कोई योजना अतिरिक्त रूप से रख रही है? भारतीय जनता पार्टी का तो घोषणा पत्र अभी आ जाएगा। मेरे ख्याल से 6 तारीख को शायद आएगा। और उससे पहले मैंने कुछ कहना तो ठीक नहीं है, और आम आदमी को समर्पित घोषणा पत्र हमारा आएगा। मतलब आम आदमी को समर्पित, मतलब ये आम आदमी पार्टी को नहीं, रियल आम आदमी को। आम आदमी को मूल क्या उसमें हो सकता है? क्योंकि यूथ के लिए खासतौर से गोवा में बेरोजगारी की समस्या भी दिखती रही है। सारा ही हम उसमें कवर करेंगे, और बहुत अच्छा घोषणा पत्र होगा। लेकिन अब उसका खाका रखना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो घोषणा पत्र देने में कोई मतलब नहीं होगा, उसका सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसमें ज्यादा बोलना मैंने ठीक नहीं है। कांग्रेस ने जो समझौते किए हैं उसके मद्देनजर आपका क्या रुख है, देखते हैं किस तरह? देखिए, कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी से समझौता किया है, लेकिन वो समझौता ऐसा है कि वन साइडेड है, उसमें कांग्रेस का ही फायदा है। गोवा फॉरवर्ड को तो मैं 4 सीटें मिली है, उसमें से भी उनकी चुन के आई हुई 2 सीटें उनको मिली ही नहीं है पिछली बार की। तो मतलब एक पार्टी और उन्होंने ऐड कर ली, इतना इस समझौते को हम कह सकते हैं। एक साहब, क्योंकि छोटी विधानसभा है और आप इतनी, मतलब उससे 10 गुनी महाराष्ट्र की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको गोवा में क्या क्या चुनौतियां समझ में आती हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी गोवा में आएगी तो किस तरीके से ध्यान रखना चाहेगी लोगों का? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक राजनीति का सवाल है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, छोटी जगह होने के कारण। और तुलना में लोग अवेयर है, समृद्ध है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। सभी लोग पॉलिटिक्स में अपने तकदीर को आजमाना चाहते हैं। तो थोड़ा उसके कारण एक प्रकार से पॉलिटिक्स थोड़ा शेकन भी होता है यहाँ का। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी ने विशेष रूप से गोवा के पॉलिटिक्स को एक स्टेबिलिटी दी है, और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये गोवा में हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब 12-13 में जहाँ केंद्र सरकार सबकी, जब दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, 92 करोड़ रुपीस देती थी, वहाँ 4000 करोड़ ये पिछले साल गोवा को मिले हैं। तो इतना ज्यादा बदलाव केंद्र सरकार की ओर से भी आया है। तो मुझे लगता है कि अभी इसको ठीक से चैनलाइज करने की आवश्यकता है। अभी जैसे मोपा एयरपोर्ट जो 20 साल का एक प्रॉब्लम था, अब उसका काम शुरू हो रहा है। अगस्त में
मोपा एयरपोर्ट फर्स्ट फेज शुरू भी हो जाएगा, तो इसके शुरू होने से गोवा के टूरिज्म पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आज देश और दुनिया से फ्लाइट्स ये गोवा में उतरना चाहती है, पर ये सैनिक हवाई अड्डा होने से 6 घंटा प्राइम टाइम में लैंडिंग अलाउड नहीं है यहाँ, तो नई फ्लाइट्स भी नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं कि जो अभी हो रही है, तो इससे गोवा को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। गोवा में मुझे लगता है कि चूंकि हम पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं लाना चाहते, तो एक कन्वेंशन कैपिटल ऑफ इंडिया ये गोवा बने, ऐसा बीजेपी का प्रयास रहा है। क्या आप ये भी मानते हैं, जैसे कुछ लोग भी कुछ राजनीतिक मानते हैं कि छोटे स्टेट की विधानसभा का नंबर्स असेंबली सीट्स ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये जो आया राम गया राम की चीजें होती हैं, जिसके आप भी कभी जद में आते हैं, कभी आप उससे अलग हो जाते हैं, तो वो क्या उसको बढ़ाए जाने की जरूरत भी महसूस होती है? नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता कि अगर हम, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो छोटी छोटी होती जाएगी, और प्राय कई बार ये देखा गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत छोटी होती है तो उसमें गलत चीजों का प्रभाव बढ़ता है, और पैसे का जोर बढ़ता है, और कुछ लोग जो मतलब कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोग फिर चुनकर आते हैं, तो उस कारण से मुझे लगता नहीं है कि अभी नंबर बढ़ाने की कोई आवश्यकता है। एक चीज और भी है कि आखिर आप क्या महसूस वजह हो सकती है, जबकि गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो उसके 4 विधायक क्यों अन्य पार्टियों में चले गए, या आपके पास भी कुछ लोग आए हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो गए हैं ना जी, इनमें से है जिनको ये ध्यान में आ गया था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जगह हमने, उनको काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, तो हमने दूसरे लोगों को पार्टी में लिया। तो हमने पार्टी में लेने के बाद उनके ध्यान में आया कि अपने को नहीं मिलने वाला है, तो उसके बाद ही वो छोड़कर गए। एक व्यक्ति केवल जो हमारे मंत्री थे वो छोड़कर गए, तो उनका एम्बिशन बहुत बड़ा है, उनको लगता है उनको भी टिकट मिलना चाहिए, उनकी वाइफ को भी मिलना चाहिए, वो चाहते हैं कि 5-6 जगह वो कहे वैसे टिकट मिलना चाहिए, वो मानते हैं कि वो पूरा का पूरा 6-7 जगह चुनकर ला सकते हैं, और उनका सपना है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनको लगता है कांग्रेस में पॉसिबल है, तो चले गए। लेकिन आपने भी तो एक कांग्रेस के नेता को, जो अपने साथ 8-9-10 विधायक लेके आए थे, उनको भी रखा, और उसकी जगह पर पर्रिकर साहब के बेटे तक को भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने, वो तो सीटिंग थे ना, तो सीटिंग को तो टिकट देना बनता है। आपको जरूरत है तो आप ले लेंगे और बाद में निकाल देंगे, ऐसा तो होता नहीं है राजनीति में। जनक परिसर साहब के बेटे का सवाल है, तो उसको हमने ये कहा था कि हमने उसको 2 सीट्स का ऑप्शन दिया था कि दोनों में से कोई भी सीट वो चुन ले। उसमें से एक सीट तो ऐसे कि जिस पर बीजेपी कभी हारती नहीं है, और हमने कहा आप चुनकर आइए उसके ऊपर, और 5 साल बाद आपको पणजी देंगे। अभी तो इनको पार्टी में लिया है, तो अभी इनको काटना ठीक नहीं होगा, वो पार्टी के लिए भी ठीक नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे वही सीट चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो उसके कारण फिर मतलब हमने उनको सीट नहीं नकारी, उन्होंने बीजेपी की सीट नकारी है। नहीं तो अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उसकी पहल हुई है, तो ऐसे में उनकी क्या संभावना है? मतलब वो क्या, वो आपके साथ रहने की स्थिति में आज भी है कि नहीं है? नहीं, देखिए, पर्रिकर परिवार का कोई भी व्यक्ति, ये हमको अपना ही लगता है, कोई हमसे परा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद पार्टी को पराया किया है, और वो खुद पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पार्टी ही चुनकर आएगी, बीजेपी चुनकर आएगी। तृणमूल कांग्रेस जो है वो 26 सीटों पर लड़ रही है, और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 13 सीटों पर है। इन दोनों के गणित से कितना फायदा उनको होता हुआ नजर आ रहा है? नुकसान है उनको, क्योंकि एमजी पार्टी तृणमूल के साथ जाने के कारण एमजी पार्टी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि तृणमूल को गोवा में हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में देखा जाता है, और एमजी का वोटर बेस ही हिंदू वोटर बेस है। तो वो वोटर बेस नहीं चाहता कि वो तृणमूल के साथ जाए, इसलिए उनका थोड़ा विरोध भी हो रहा है। नई पहल हुई है कि कांग्रेस ने भी और अरविंद केजरीवाल की आपने भी
सभी प्रत्याशियों से लिखवाया है, कसम दिलाई है कि दल बदल नहीं करेंगे। इस रूप को आप कैसे देखते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी भी को अपने प्रत्याशियों पे इतना भरोसा है कि इसकी जरूरत नहीं है, या क्या मामला है? क्योंकि वहां का इतिहास ऐसा रहा है। नहीं, हमको हमारे प्रत्याशियों पर पूरा भरोसा है जी। और ये जो सारी चीजें ये कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि उनको उनके प्रत्याशियों पे भरोसा नहीं है जी, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए ये तो एक पॉलिटिकल प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रकार से कोई राजनीति में एफिडेविट थोड़ी चलता है। जी। ऐसी तो कई कस्में लोग खाते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। थैंक यू, नमस्कार।